हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है उपराष्ट्रपति। आखिर उपराष्ट्रपति होते कौन है और इनका क्या कार्य प्रणाली होता है और इनका सिलेक्शन का क्या विधि है। तो कहते हैं उपराष्ट्रपति जो है इंपॉर्टेंट माना जा सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के न होने पर जो है सारे कार्यभार उपराष्ट्रपति के द्वारा ही संभाला जाता है। तो इसलिए उपराष्ट्रपति का पद भी राष्ट्रपति के पद के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। कहते हैं भारत संविधान के अनुसार एक जो है उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भी की गई है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा ही होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं और यह निर्वाचन जो है अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमित मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। वह संसद के किसी सदन या राज्य विधायक का राज्य सदस्य नहीं हो सकता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए, जो जनरली राष्ट्रपति के भी होता है। वो भारत का नागरिक हो, जिसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी 35 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। वह किसी भी लाभकारी पद पर आसीन न हो तथा राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। यह काफी इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यसभा की सदस्यता की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होती है और वह कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही जो है राष्ट्रपति को लिखित सूचना देकर त्याग पत्र दे सकता है। राज्यसभा लोकसभा की सहमति से जो है बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके 5 वर्ष की अवधि से पहले उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी अगर देखा जाए तो महाभियोग ला के जो है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है, लेकिन हमारे अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान आया नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है उपराष्ट्रपति कार्य। देखिए उपराष्ट्रपति कार्य क्या होता है। अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जब सभापति होता है, या राज्यसभा जहां चलती है उसका जो है सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। अगर आपने कभी देखा होगा राज्यसभा के चैनल पे देखा होगा तो वहां पर जो बैठे होते हैं मेन व्यक्ति, वो जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति ही होते हैं। जिसका अर्थ यह है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना दायित्व ही भी निभाएगा। उसका कार्य सदन में व्यवस्था बनाए रखना और सदस्यों के बोलने तथा प्रश्न पूछने की अनुमति देना और विधायकों तथा अन्य प्रस्तावों पर मतदान करवाना होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो सदन में मतदान नहीं कर सकता है। परंतु यदि किसी विधायक के पक्ष या विपक्ष में मतदान के समय मतों की संख्या बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में वो अपना जो है निर्णायक मत दे सकता है, ताकि कोई निर्णय निकल सके। कहते हैं जब कभी मृत्यु या त्याग पत्र में महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। यानी मृत्यु हो जाए, रिजाइन दे दे या महाभियोग से हटाने का प्रावधान हो, तो इस कंडीशन में जो है उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का सारे कार्यभार संभालता है। लेकिन इसकी भी एक समय सीमा है, 6 महीने के कार्यभार संभालना होता है, 6 महीने से अधिक नहीं होता है। इस काल में उसे राष्ट्रपति की पूरी शक्तियां प्राप्त हो जाती है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है। यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो बिना कार्यवाहक राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपति उसके जो है दायित्व को निभाता है और उसको ही ये कार्य करना होता है। यदि हम यहाँ बात करें प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की, तो कहते हैं प्रधानमंत्री का पद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति जो होते हैं सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। इनका सारे शक्ति जो होता है प्रधानमंत्री में निहित होता है और सारे कार्य जो है प्रधानमंत्री के ही अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का जो पद है भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सारे जो राजनीतिक कार्यविधि होते हैं वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही होते हैं। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री की जो चुनाव होती है, इलेक्शन होती है, तो उसमें कैसे जो है प्रधानमंत्री को बनाया जाता है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके समक्ष रहेगा। तो इसी पे जो है हम आज चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री की सिलेक्शन कैसे होती है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, ठीक है, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा हेड क्यों होता है, क्यों जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का ही शासन चलाते हैं जबकि सारे शक्ति जो होता है प्रधानमंत्री के ही अंतर्गत घूम रहा होता है। तो ऐसा क्या सिस्टम बनाया गया है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सारे शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के अंतर्गत ही होती है, चाहे उसमें अगर लोकसभा हो चाहे आपका कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के
इर्द गिर्द ही घूमता है। कहते हैं वहाँ पर कांग्रेस है, उसके पास सिर्फ विधान पालिका का ही शक्ति है, जिसमें सीनेट भी आता है। न्यायपालिका में न्यायपालिका के पास शक्ति होती है और राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ होता है, सभी फैसले लेने के अधिकारी होते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का ही होता है, सारे शक्तियाँ जो होते हैं प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही घूमते हैं। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री उनके मंत्रिपरिषद की गठन कैसे होती है और किस प्रकार जो है ये देश के भविष्य के लिए बनते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका लंबी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्य में सहयोग और परामर्श के लिए जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके बिना राष्ट्रपति अपना कार्य नहीं चला सकता। राष्ट्रपति देश के सर्वैधानिक अध्यक्ष होता है, परंतु प्रधानमंत्री सरकार जो है वास्तविक अध्यक्ष होता है। देखिए यहाँ पर देश के सर्वैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति को ही बना गया है, परंतु प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है, यानी रियल होता है। ये जो होते हैं राष्ट्रपति नाम मात्र के ही भारत में होते हैं। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु उसे जो है प्रधानमंत्री चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। देखिए राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ऐसे नहीं कर सकता है कि हम किसी भी व्यक्ति को ले और उसको हम प्रधानमंत्री बना दें। ठीक है, सामान्यतः उसे बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ता है। मान लीजिए हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं उसमें सबसे अधिक जिसको बहुमत मिलता है उसी में से किसी एक को जो है बना दिया जाता है प्रधानमंत्री। जैसे आपने देखा भी होगा 2004 में कि जब सोनिया गांधी की जीत हुई थी, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, तो वहाँ पर जो है सोनिया गांधी जी को बनाने के लिए आमंत्रण किया गया था पार्टी में, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री न बना के जो है मनमोहन सिंह जी को जो है प्रधानमंत्री देश के बनाया गया था। और ये 2 टाइम तक यानी 10 साल तक जो है भारत में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान भी दिए थे। तो ये सारे कंडीशन यहाँ पर वही बनता है कि जो जिस दल को जो है बहुमत प्राप्त हो जाती है उसी को ही प्रधानमंत्री उन्हीं पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जाता है। यदि किसी भी एक दल के सपक्ष बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस समय व्यक्ति को आमंत्रित करता है जिसे 2 या 2 से अधिक दलों के समर्थन से लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यानी देखिए जब अगर पूरा बहुमत नहीं मिलता तो आपको पता ही है, साधारण शब्दों में बताऊंगा कि ये गठबंधन हो जाती है। अगर किसी एक व्यक्ति को पूरा बहुमत नहीं मिलता, एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक पार्टियों से आपस में जो है विधायकों को खरीद लेते हैं या उनको अपने पास बुला लेते हैं और इस तरह से जो है अपनी सरकार बना लेते हैं। इसमें मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे आपका झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, ये रिसेंटली सारी घटना हुई है जहाँ पर बहुमत किसी और का था, लेकिन उन्होंने उसका साथ छोड़ के दूसरे पार्टी के हाथ पकड़ लिया और इस वजह से सरकार जो है पलट गई है। तो ये ऐसा ही कंडीशन राष्ट्रपति में भी होता है। अगर बहुमत किसी एक पार्टी को नहीं प्राप्त होती है तो 2-4 पार्टी मिल के जो है अपनी मेजोरिटी बनाते हैं और उसके पश्चात जो है राष्ट्रपति उनको निमंत्रण भेजते हैं सरकार बनाने के लिए। यद्यपि ऐसा भी हुआ जब राज्यसभा के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसा तब हुआ जब श्रीमती इंदिरा गांधी को 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब 1997 में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। जब राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने। 1996 में एच.डी. जो है देवगौड़ा किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने पर बाद में वे राज्यसभा के सदस्य बन गए। प्रधानमंत्री के परामर्श से जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाता है, और नियुक्ति किसका होता है, जो पार्टी में सबसे अधिक बहुमत प्राप्त होता है उसको जो है पार्टी जो है बनाने के लिए जो है राष्ट्रपति आमंत्रण करता है। और जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री जो होता है अपनी मंत्रिपरिषद की गठन करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री यह भी सुनिश्चित करता है कि विभिन्न क्षेत्र, धार्मिक और जातीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिले, यानी सबको जो है सही मार्गदर्शन करने वाले प्रतिनिधि मिले। कहते हैं गठबंधन की सरकार में सभी घटक दलों के उचित प्रतिनिधित्व देना ही पड़ता है। यानी गठबंधन मान लीजिए होता है तो सभी पार्टियों का जो है सही प्रोटी देना पड़ता है कि सभी व्यक्तियों के जो सदस्य होंगे इस पार्टी में सम्मिलित होकर कराना पड़ता है। प्रधानमंत्रियों में विभागों की बांटने में जो है निर्णय लेता है तथा अपनी इच्छा से उनमें परिवर्तन भी कर सकता है। मंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य आवश्यक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति
संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह 6 मास के लिए मंत्री बन सकता है। ऐसे मंत्री को 6 महीने के अंदर चुनाव जीत कर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे मंत्री पद छोड़ना ही पड़ता है। सभी मंत्री सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। मंत्रिपरिषद में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री तथा दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री प्रायः दल तथा घटक दलों के वरिष्ठ सदस्य होते हैं और राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री के बाद का दर्जा प्राप्त होता है। कुछ राज्य मंत्रियों के पास किसी विभाग का स्वतंत्र कार्यभार होता है जो केंद्रीय मंत्रियों को सहयोग प्रदान करते हैं। कभी कभी मंत्रियों को सहयोग के लिए उप मंत्रियों की भी नियुक्ति की जा सकती है, तो ये प्रावधान अवश्य है। केंद्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त बाकी मंत्री सामान्यतः मंत्रिमंडल के बैठक में भाग नहीं लेते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और सभी नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकते हैं अथवा उन्हें त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो पूरा मंत्रिपरिषद पद मुक्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद का गठन भी प्रधानमंत्री ही करता है, उसका नेतृत्व भी प्रधानमंत्री ही करता है। इसलिए अगर उसकी मृत्यु होता है तो ऑटोमेटिक जो होती है मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, मुक्त हो जाती है, सभी का पद जो होता है मुक्त हो जाता है। जो नया जो है प्रधानमंत्री बनेगा वो फिर से जो है अपना मंत्रिपरिषद का गठित करेगा। तो ये प्रथा है और ये प्रावधान भी है हमारे देश के जो है पॉलिटिकल में। उसके पश्चात है हमारे समक्ष प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। अब देखिए प्रधानमंत्री कार्य और शक्ति जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो सिर्फ होते हैं नाम मात्र का, सारे शक्ति जो होते हैं प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली अधिकार होता है। वो सरकार का अध्यक्ष होता था, लोकसभा का नेता होता है। वो राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के देश का जो है स्पष्ट प्रवक्ता भी होता है। उसकी भूमिका अति तुलनीय होता है और देश के प्रशासन के दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते वो उन मंत्रियों का चयन भी करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाती है। वास्तव में मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री ही करता है और वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक प्रधानमंत्री का विश्वास उसमें बना हुआ है। जैसे ही विश्वास खत्म होगा उसे जो है अपनी पद को छोड़ना पड़ जाता है। प्रधानमंत्रियों में विभागों का विभाजन भी करते हैं, यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रियों के लिए जो है सभी विभाग निश्चित करते हैं कि कौन व्यक्ति किस विभाग में कार्यरत होंगे और अपनी इच्छा से उनके विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटा भी सकता है अथवा उसे त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की जो है बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा कार्यवाही को भी चलाता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते वह इसके निर्णय को काफ़ी हद तक प्रभावित भी कर सकता है। वह विभिन्न मंत्रियों के कार्य में समन्वय स्थापित भी करता है। यदि मंत्रियों में कोई सहमति हो तो उसे भी प्रधानमंत्री ही सुलझाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का कार्य करता है। यानी देखा जाए दोस्तों तो प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच का कड़ी का काम करता है, यानी सबको जोड़ता है। मंत्रिमंडल के निर्णय के राष्ट्रपति तक पहुंचता है। सरकार की सभी नीतियों से राष्ट्रपति को अवगत कराया जाता है और बिना प्रधानमंत्री की अनुमति से कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह से ही होता है। उसी के परामर्श से जो है राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित कर सकता है और यहाँ तक कि लोकसभा को भी भंग कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि वो लोकसभा को भी भंग करने की जो है प्रावधान उसके पास निहित होते हैं। कहते हैं अगर संसद में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख प्रवक्ता है तथा उसकी नीति का जो है अतिरक्षक होता है। जब कोई मंत्री अपने कार्य के लिए संसद में या कहते हैं संसद के बाहर बचाव पक्ष रखने में असमर्थ होता है तो प्रधानमंत्री ही सहायता करता है। प्रधानमंत्री सरकार का नेता है और राष्ट्र उससे मार्गदर्शन की आशा सदैव रखता है। आम चुनाव के समय प्रधानमंत्री जनता का जनादेश देने के लिए कहता है और देश के आंतरिक तथा बाहरी नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चाहे सार्क बैठक हो या संयुक्त राष्ट्र हो या गुट निरपेक्ष की बैठक हो, सभी में जो है प्रधानमंत्री ही प्रतिनिधित्व करता है और दूसरे देशों के साथ होने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते तथा
जो है संघीय प्रधानमंत्री की सहमति से ही संपन्न होता है। वह देश की नीति का मुख्य प्रवक्ता होता है। सरकार तथा संसद दोनों में प्रधानमंत्री को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यही उसे एक बहुत ही सशक्त अधिकारी बना देता है। उसकी स्थिति एवं शक्तियां उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी जैसे स्तर वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से सदैव अधिक प्रभावशाली होंगे जिनमें दूरदर्शिता की कमी है अथवा जो समर्थन के लिए अपने दल से बाहर के लोगों पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री न केवल संसद का बल्कि राष्ट्र का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री को अपने दल के सभी सदस्यों का सर्वोच्च सहयोग प्राप्त करना होता है। अल्पसंख्यक सरकार में प्रधानमंत्री को बाहर से समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उसकी प्रभावशाली भूमिका में रुकावट आ सकती है। कहते हैं अगर देखा जाए हमारा जो अगला टॉपिक है मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में इस बात को उजागर करने की कोशिश किया गया है कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल जैसे शब्द का प्रयोग प्राय एक दूसरे के लिए कर लिया जाता है। हम कभी मंत्रिपरिषद भी कह देते हैं, कभी हम मंत्रिमंडल भी कह देते हैं। वास्तविक में ऐसा नहीं है। संविधान के 44वें संशोधन से पूर्व मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया था। यानी मंत्रिमंडल का जो है संविधान में कहीं भी इसकी बात नहीं आई थी। आइए हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर जानें। इसमें मुख्य अंतर इस प्रकार है, मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री भी उसमें होता है और राज्य मंत्री भी होता है। जबकि मंत्रिमंडल में केवल वरिष्ठ मंत्री ही होते हैं। मंत्रिमंडल में सिर्फ वरिष्ठ मंत्री होते हैं, यानी जो बुजुर्ग होते हैं वही होते हैं या काफ़ी एक्सपीरियंस वाले होते हैं। इसमें मंत्रियों की संख्या जो होती है 15 से 20 भी हो सकती है, जबकि मंत्रिपरिषद में 70 से अधिक मंत्री हो सकते हैं। यानी मंत्रिपरिषद में जो है संख्या यहाँ पर 70 से भी अधिक हो सकते हैं। संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक कभी कभी ही होती है। दूसरी ओर मंत्रिमंडल की बैठक आवश्यकता अनुसार बार बार भी होती रहती है। सरकार की नीति तथा कार्यक्रम का निर्धारण मंत्रिमंडल ही करता है, न कि मंत्रिपरिषद। तो आप समझ गए होंगे कि मंत्रिपरिषद जो होती है बहुत सारे मंत्री होते हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री भी सम्मिलित होता है और राज्य मंत्री भी होते हैं, और इसकी संख्या जो होता है मंत्रिपरिषद की वो 70 से अधिक होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल जो कि सिर्फ वरिष्ठ नेता ही इसमें सम्मिलित होते हैं और इसकी संख्या जो होती है 15 से 20 होती है। तो ये आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, समझ भी आ गया होगा। सरकार की नीति तथा कार्यक्रम का निर्धारण मंत्रिमंडल की ही करता है, न कि मंत्रिपरिषद। इस प्रकार मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के नाम से ही कार्य करता है तथा उसी की ओर जो है कार्य भी करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंत्रिमंडल कार्य एवं शक्तियाँ। कहते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियाँ विशाल एवं जिम्मेदारियाँ अनेकों है। राष्ट्रपति की सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल देश की आंतरिक एवं विदेशी नीतियों के निर्धारण संबंधी सभी प्रमुख निर्णय भी लेता है। लोगों को बेहतर जीवन की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए भी मंत्रिमंडल नीति निर्धारण करता है। यह राष्ट्रीय वित्त पर जो है नियंत्रण भी रखता है और सरकार द्वारा किए जाने वाले सारा खर्च तथा आवश्यक राशि जुटाना इसकी जिम्मेदारी हो जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए गए जाने वाले अभिभाषण की विस्तृत जो है विषय वस्तु भी जो है मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का दायित्व भी इसी पर ही होता है। प्रधानमंत्री के माध्यम से जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन भी बुलाता है और संसद के कार्यक्रम की रूपरेखा भी मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। अगर देखो दोस्तों यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न होते रहोगे कि हाँ मंत्रिमंडल ही बार बार आ रहा है और शब्द नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि मंत्रिमंडल का वहाँ पर सारे कार्य होता है, ठीक है। सारे तरह के रूल रेगुलेशन जो है मंत्रिमंडल के अंतर्गत ही बनाई जाती है। जैसे अमेरिका में सीनेट जो होती है जो कांग्रेस का ही पार्ट होता है, सारे दायित्व सीनेट के पास ही होता है। लेकिन अगर हम देखें निचले सदन तो निचला सदन जो होता है सिर्फ नाम मात्र का होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है निचला सदन बहुत शक्तिशाली होता है और अमेरिका में निचला सदन जो होता है बिल्कुल कमज़ोर होता है, और भारत में जो ऊपरी सदन होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, और अमेरिका में जो ऊपरी सदन जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो दोस्तों हमारे समक्ष यही आया है कि मंत्रियों का उत्तरदायित्व, आखिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं इन मंत्रियों को।
हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के परामर्श तथा सहयोग देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है और संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के प्रसाद काल तक अपने पद पर बने रहते हैं। यानी परंतु वास्तव में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और लोकसभा के उन्हें हटा सकती है। कहते हैं वस्तुतः यह है कि संविधान में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, दोनों सदन के प्रति नहीं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व संसाधनात्मक सरकार का एक आवश्यक लक्षण होगा। मंत्रिपरिषद जो दायित्व को जो है सिद्धांत के दो आयाम होते हैं, एक तो होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो देखते हैं पहला जो है सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है। पहला जो हमारे समक्ष आता है सामूहिक दायित्व। हमारे संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि मंत्री लोकसभा के प्रति केवल व्यक्तिगत रूप से ही उत्तरदायी नहीं अथवा सामूहिक रूप से भी होते हैं। कहते सामूहिक उत्तरदायित्व के दो निहित अर्थ होता है। पहला यही कि मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के प्रत्येक निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार भी करता है। मंत्रिपरिषद की सभी सदस्य इकट्ठे तैरते हैं तथा इकट्ठे ही डूबते भी हैं, यानी इकट्ठे उनको चलना भी है, इकट्ठे उनको आगे बढ़ना भी है। जब मंत्रिमंडल द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो प्रत्येक मंत्री को बिना किसी झिझक से उसका समर्थन करना होगा। यदि कोई मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं है तो उसके लिए केवल एक विकल्प बचता है कि वह मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दे। सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि मंत्री सरकार के साथ मतदान भी करे। यदि प्रधानमंत्री आग्रहपूर्वक कहे तो उसका समर्थन करे और बाद में संसद में या अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने इस निर्णय की आलोचना को इस आधार पर रद्द न करे कि वह इस निर्णय से सहमत नहीं था। दूसरी यह कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होना समूचे जो है मंत्रिपरिषद के लिए विरुद्ध अविश्वास है। इसी प्रकार लोकसभा में भी यदि किसी भी सरकारी विधायक का बजट के विरुद्ध बहुमत नहीं होता है तो सारे मंत्रिपरिषद को विरुद्ध अविश्वास है, न कि केवल विधायक प्रस्ताव करने वाले के विरुद्ध। यानी कहा जाए तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति का आलोचना किया जाता है तो इसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पर ही पड़ता है। मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति गलत करता है तो इसका प्रभाव सिर्फ उस व्यक्ति पे नहीं पड़ता है, उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है। मान लीजिए एक पुलिस वाला गलत कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो इससे पूरा डिपार्टमेंट ही बदनाम होती है। ये डायलॉग आपने फिल्मों में भी सुना होगा। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट यही बताता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। देखिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब होता है अपना स्वयं। कहते हैं, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि कोई मंत्री होता है या कोई देश का प्रतिनिधि होता है, वो निजी कभी नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है और उसका फैसला भी सार्वजनिक होना चाहिए, ना कि निजी होना चाहिए। तो ये बात तो आपके लिए जरूरी था। अब देखते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होती है। यद्यपि मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यद्यपि वे लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होता है और प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना यदि किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य का आलोचना होता है तो उसे संसद द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लागू होता है। इसी प्रकार यदि किसी मंत्री का व्यक्तिगत व्यवहार अभद्र अथवा अप्रश्नात्मक हो तो सरकार पर कोई प्रभाव पड़े बिना उसे त्यागपत्र देना होगा। यदि कोई मंत्री सरकार का बोझ बन जाता है अथवा मंत्री जो है प्रधानमंत्री के लिए सिर दर्द बन जाता है तो उसे पद छोड़ने के लिए ही कहा जा सकता है। तो ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है कि वो संसद को जो है सही मानने दे और सही रूल रेगुलेशन के साथ अपना कार्य संपन्न भी करे। अगर हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव की तो इसका मतलब यही होता है कि यह प्रस्ताव विधायकों के किसी भी सदस्य द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निम्न सदन अथवा अभिक्त अविश्वास है। यदि विधायक इसे पारित कर देता है तो मंत्रिमंडल को जो है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। यानी विधायक इसे पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना स्वाभाविक बात बन जाती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक और चैप्टर दोनों ही खत्म हो जाते हैं। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप इसी तरह तिरपान सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब
करते रहिए, समझते रहिए। लेकिन दो बात आपको भूलना नहीं है। पहली ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाने का संकल्प लेना है, और ये संकल्प पूरा आप ही से होगा जब तक ये आप व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जितना हो सके सब्सक्राइब करके रख लो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर पहली बार वीडियो देख रहे होते तो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो है समय समय पर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। मान लीजिए अगर कोई टॉपिक अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो तो उस पर आपको मेरा वीडियो जल्दी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये उस यूट्यूब का प्रावधान है कि जो पहले से ही है वो उसी का जो है आगे दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर सारे वीडियो आपको लाइन वाइज दिख जाता है। जो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उसको चला के जो है अपने कहीं भी सेव कर सकते हो।